नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और आप देख रहे हैं द भारत। इस वक्त द भारत की टीम पहुंची है निवाड़ी जिले के ओरछा में। और ओरछा में आज हमारे विशेष शो आपकी बात में मौजूद हैं एक ऐसे युवा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिनके कदम ताल जब चलते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ चलने लगती है। तो आइए स्वागत करते हैं आज हम अपने विशेष शो में अमित राय जी का। अमित जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आज अपने विशेष शो में आपका। धन्यवाद। तो अमित जी, हमारे शो की परंपरा है कि वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार मैं चाहूंगा कि आपका पहले परिचय हो जाए। मैं अमित राय, जिला पंचायत सदस्य हूँ निवाड़ी से। मेरी माँ निवाड़ी से जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में जिले में उपाध्यक्ष भी था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी सदस्य रहा, किसान मोर्चे में। प्रदेश कार्य समिति में भी सदस्य रहा, पिछड़ा वर्ग मोर्चे में। और युवा मोर्चे में भी कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। अच्छा, ये आपका परिचय हो गया। आपने तमाम चीज़ें बताई कि आपके पास मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां रहीं संगठन की। अच्छा, आपका जो राजनीति का सफ़र है वो शुरू कहाँ से होता है, उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, और फिर अमित राय लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्व संभालते हैं। मैंने ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत की, अपने गांव जजौरा से। मेरी माँ लगभग 17 वर्षों तक उस गांव की सरपंच भी रही हैं। तो बचपन से ही, जब से होश संभाला तब से राजनीति से ही कहीं ना कहीं, ग्राम पंचायत राजनीति का सबसे पहला, तो कह सकते हैं कि पहला कदम होता है। जी। तो ग्राम पंचायत में सरपंच के तौर पे मेरे घर पे तमाम प्रकार के विषय आते थे। तमाम जनता की समस्याएं, विकास के काम हो, लोगों की मदद करना हो, ये सब मैंने परिवार से ही, परिवार के भाव को देखा है, सीखा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में, हमारा परिवार बहुत समय से, पूर्व में मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहे। मेरे ताऊजी भी भारतीय जनता पार्टी में काम किया। परिवार पूरा भाजपा में शुरू से ही समर्पित रहा है। और माननीय मोदी जी की जो विकास की सोच है, जो भारत को सशक्त बनाने की जो उनका एक नज़रिया है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी निरंतर प्रदेश को एक बीमारू से विकसित राज्य उन्होंने बनाया है। तो इनकी जो विकास की सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उससे प्रेरित होकर मैंने राजनीति में अपना आने का मैंने निर्णय लिया और कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, संघ की विचारधारा से भी आप लंबे समय से जुड़े हैं, तो ये क्या लगता है आपको, संघ की जो विचारधारा है और संगठन की विचारधारा, इसमें अंतर क्या देखते हैं आप? चाहे हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। और संघ की ही विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने कहीं ना कहीं लोगों की, समाज की सेवा करने का जो मेरे अंदर जज्बा है, वो संघ से ही आया है, देख कर आया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर वर्ग में, हर वर्ग की चिंता करता है, हर क्षेत्र में समाज की सेवा में कार्य करते हैं। और आज कहीं ना कहीं भारत अगर सशक्त है, मजबूत है, और आज हम इस स्थिति में हैं, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों के कारण ही है, उनके संस्कारों के कारण ही है। और ज़्यादा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी सेवा भाव से खाती है और संघ भी सेवा भाव से खाता है। अच्छा अमित जी, आपने बताया आपका जो राजनीति का सफ़र है वो पंचायत से शुरू होता है, फिर ये चलता जाता है और अभी भी आप लगातार कदम ताल चलते जा रहे हैं, और आगे भी राजनीति करने का आपका सपना है। जब आप ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, अमित राय अचानक एक ऐसा युवा नेता है निवाड़ी ज़िले के। पहले तो निवाड़ी जो है वो टीकमगढ़ में मर्ज था, लेकिन जब से अलग हुआ है, हमने देखा है कि जब आप कहीं निकलते हैं तो आपका काफ़िला जो है वो पहले पहुँच जाता है, या फिर आप उस काफ़िले को लेके जाते हैं। ये क्या होता है? ये कैसी रणनीति रहती है? ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि रणनीति तो एक दिन बनाई जा सकती है, तो सदाबहार चलने वाली चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ अपने जो टीम है, लोग हैं जो मुझसे कहीं न कहीं अपना भाव रखते हैं, मेरे साथ, मेरे विचारों में उनके विचार मिलते हैं। तो ये तो सब विचारों का ही खेल है, कौन किससे प्रेरित है, कौन किसके साथ है। कहीं न कहीं आज के समय में भारतीय राजनीति युवाओं पर आधारित है। जी। सबसे बड़ी भागीदारी युवाओं की है, चाहे आज मोदी जी हों, चाहे शिवराज जी हों, जी। चाहे कोई भी सरकार हो, आज युवाओं को केंद्र के आधार पर, युवाओं पर आधारित होकर ही राजनीति कर रही है। जी। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, युवाओं को बड़ा एक हुजूम मेरे साथ रहता है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि हर क्षेत्र में हम युवाओं का सहयोग कर सकें। मेरा हमारे युवा साथी सशक्त बने, उनको रोजगार की व्यवस्थाएँ हों। युवा, आज मैं कह सकता हूँ हमारे देश का युवा हर क्षेत्र में नेतृत्व करने में सक्षम है।
तो कहीं ना कहीं युवाओं का सहयोग ही आज मेरी सफलता का आधार है। युवाओं की टीम भी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। ऐसा नहीं लगता कि अमित राय निवाड़ी विधानसभा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में निकल कर सामने आता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता है। हमारे निवाड़ी में भी कई सारे ऐसे कार्यकर्ता, कई सारे ऐसे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, जो हर क्षेत्र में पार्टी की दी हुई जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए सक्षम है। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का निवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बनना बहुत बड़ी बात होगी। अगर पार्टी मुझे किसी भी क्षेत्र में कोई भी दायित्व देती है, चाहे वो फर्श बिछाने से लेके झाड़ू लगाने से लेके किसी भी क्षेत्र में कोई भी सेवा का कार्य करना होगा, वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी उचित समय पे उचित निर्णय लेने में हमेशा जानी जाती है, और पार्टी को जो भी अच्छा लगेगा और जो भी पार्टी चेहरा तय करेगी, हम सब उसके साथ लगकर कार्य करेंगे। तो आप दावेदारी करेंगे कि नहीं इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला नहीं, है? दावेदारी नहीं करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी में हमने पहले भी काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। हमारा काम आप देखेंगे, जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की, हमेशा एक जैसा रहा है। कभी चुनाव को देखकर ना हम तेजी पकड़ते हैं, ना चुनाव जाने के बाद हम धीमे होते हैं। हमारा कार्य सदाबहार एक जैसा रहता है, और निरंतर जनता के बीच में रहने का हम कार्य करते हैं। और पार्टी सही समय पे किस व्यक्ति का चयन उन्हें किस चीज के लिए करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बखूबी जानता है। और जिस क्षेत्र में मैंने कहा है कि पूर्व में भी, कि जहां पार्टी लगा देगी वहां लग जाएंगे। मान के चलो अमित राय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पे चुन लिया, तो भाजपा की निवाड़ी में क्या स्थिति रहेगी? मैं आपसे ये भारतीय सवाल जनता पार्टी अमित राय को ही नहीं, किसी को भी चुनाव लड़ा दे कहीं से भी। पूर्व में भी देश में आपने उदाहरण देखे होंगे, रंग से राजा बनाने का काम भाजपा ने किया है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, ये संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उचित होगा वो पार्टी निर्णय लेगी, और जो पार्टी निर्णय लेगी वो हम सबका निर्णय होगा। क्या कोई लगता है, भी विधानसभा चुनाव है, निर्णय लिया, बन गया, क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? क्या स्थिति रहेगी निवाड़ी में भारतीय जनता और मध्य पार्टी प्रदेश? हजारों वोटों से लगातार जीतती आ रही है, अभी फिर से जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के विकास की जो योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी की जो विकास की योजनाएं हैं, जो भारत को सशक्त भारत बनाने का जो उनका लक्ष्य है, जिस ओर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, किसी से नहीं छुपा। अभी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना जैसी एक इतनी बड़ी सौगात प्रदेश को दी है, कि जिससे प्रदेश की स्थिति, तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। हमारी बहनें कितनी सशक्त होंगी, चाहे इससे पूर्व में युवाओं को लेकर हो, चाहे बुजुर्गों को लेकर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे गांव गरीब किसान के बारे में हो। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने चिंता की है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के दम पर हम पुनः प्रदेश में चुनाव जीतेंगे, और निवाड़ी विधानसभा में जिसको भी टिकट मिलेगा वो पुनः जीतेंगे, और प्रदेश में सरकार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और ये सब हम कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी होगी। आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो 23 में एक बार फिर बनेगी। आज ही एक अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सर्वे रिपोर्ट है और इंटरनल जो सर्वे रिपोर्ट चल रही हैं उसके आधार पे कांग्रेस को 1 से 30 या 145 के बीच में सीटें मिलेंगी, और आप लोग दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो आप इन सर्वे को कितना सही मानती है हम भाजपा? जनता के सर्वे को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। पूर्व में भी कई सारे सर्वे रिपोर्ट्स झूठे पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 325 सीटें भाजपा की आई थी, और सभी न्यूज चैनलों ने 200-150 के समकक्ष दिखाई थी, लेकिन 325 सीटें आई थी, ये बात आप भी जानते हैं। और ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की सोच है, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि आप देखना, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, आपकी बार 200 पार का लक्ष्य होगा। गुजरात में भी अभी चुनाव हुए, कोई भी सर्वे रिपोर्ट आपकी इतनी सीटें नहीं दिखा रही थी। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ सीटें आई हैं। ये माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी का ये जो चमत्कारी करिश्माई नेतृत्व है, इसकी दम पे हम फिर से मध्य प्रदेश में 200 पार की ओर आगे बढ़ेंगे, आप देखना। कर्नाटक में क्या स्थिति रहने वाली है आपकी? कर्नाटक में भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पे भी बहुत सारे काम प्रदेश की सरकार ने और केंद्र के सहयोग से किए हैं। और ये आने वाले समय में 13 मई को सामने आ जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति है वहां पर भी, प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में बनने जा रही है। ये हमारे संगठन की दम है, और संगठन के सारे कार्यकर्ता वहां पर लगे हुए हैं, और विकास की सोच को लेकर हम लोग जाते हैं। अभी कर्नाटक में आपने देखा होगा, जी। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। बजरंग दल को बैन करके क्या साबित करना चाहते हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ, और जी। वहां पर वो
बजरंग दल को बैन कर रहे हैं, वो पीएफआई के साथ खड़े हुए हैं, वो अपनी सोच को प्रदर्शित ही नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, मानसिकता क्या है। कांग्रेस में बोलते हैं बजरंग दल बैन करेंगे, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में बोलते हैं मैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त हूँ। तो ये स्पष्ट करे कांग्रेस कि कहां पर वो हनुमान भक्त हैं और कहां पर वो हनुमान जी के विरोधी हैं। चलिए, ये तो बात हो गई संगठन की बात हो गई, सरकारों की बात हो गई, कर्नाटक तक हम पहुँच गए। लगातार बीच में एक विवाद आपकी ही निवाड़ी से सामने आया था, ऐसा कहा जा रहा था और आरोप भी लगाए जा रहे थे विपक्षी दलों के द्वारा कि अमित राय और जो सिटिंग एमएलए अनिल जैन, उनके बीच कुछ तकरार चल रही है। तो क्या गुटबाजी है निवाड़ी में? निवाड़ी में कोई भी गुटबाजी नहीं है। पिछले चुनाव में भी आप देख सकते हैं, पार्टी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया था उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ सड़कों पे उतरी थी, एक साथ कार्य किया था। संगठन ने जिसे जो जिम्मेदारी दी थी उसने बखूबी निभाई थी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ निवाड़ी में भी जीती थी। और इस बार भी जिसको टिकट पार्टी देगी हम सब उसके साथ रहेंगे। व्यक्तिगत भेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के साथ हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार से मतभेद और भेदभाव नहीं करते हैं। भाजपा हमारे लिए सर्वोपरि है। मतलब भाजपा का जो सिपाही है वो भाजपा के साथ खड़ा भाजपा रहेगा। के साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों की वैसी कोई भी किसी के भी भेदभाव तमाम रहते हैं, लेकिन चुनाव में पार्टी जिससे अपना प्रत्याशी चुन लेती है, प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा का उसे अपना नेता चुन लेता है। अच्छा, आपको एक खबर और लगातार चली थी, आपको भाजपा से निष्कासित किया गया था। फिर आप भाजपा में आए, सीएम साहब के पास पहुँच के आपने फिर भाजपा को जॉइन किया। ये पूरा मामला क्या था और क्या आप इसे मानते हैं? ये तो एक परिवार का भाव रहता है। बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी में हैं। कई बार कई सारी चीजें सामने आ जाती हैं, जिन कारणों से ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन प्रदेश के नेतृत्व ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, विष्णु दत्त शर्मा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे प्रदेश के सशक्त दमदार गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने, प्रदेश के संगठन के महामंत्री माननीय हितानंद जी भाई साहब ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे यथावत पार्टी में सम्मान वापस लेकर सिर्फ मेरा ही नहीं, निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के हजारों लाखों युवाओं का मान बढ़ाया, सबको सम्मान दिया। और मैं पूर्व में भी भाजपा में था, निष्कासित होने के बाद भी मैंने कहा था, आपके ही एक इंटरव्यू में अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था कि मुझे भाजपा से भले ही निकाल दिया गया, लेकिन मेरे दिल में आज भी भाजपा है और मैं सदैव भाजपा में रहूंगा। कारण क्या था? वो कारण पूछना चाह रहा हूँ मैं, आखिर कारण ऐसा तमाम निर्णय आरोप संगठन। प्रत्यारोप चुनाव में लगते हैं। हमारे कई सारे लोगों ने कई सारी चीजें ऊपर रखी, उसमें कई सारे गलत भाव भी प्रकट किए, जिन कारण से गलतफहमी में कई सारे निर्णय हो जाते हैं। लेकिन समय आने पर सभी की एक विवेचना टाइप होती है, समीक्षा होती है। तो कहीं न कहीं पार्टी को लगा, कई बार परिस्थितियों के कारण कई निर्णय हो जाते हैं ऐसे और वैसे, चाहे हमसे हो, चाहे किसी से हो। लेकिन उन्होंने यथावत अपने कार्यकर्ता को सम्मान दिया और पार्टी में वापसी लिया। ऐसे कई भाजपा नेता हैं जिनको निष्कासित कर दिया जाता है पर उनको वापस नहीं लिया जाता। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आप मजबूरी बन गए हों कि अमित राय को अगर नहीं लेंगे तो विधानसभा सीट हार जाएँगे? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि उसके लिए मजबूरी नाम का शब्द का तो प्रयोग कहीं प्रदेश में या देश में आज के समय में संभव है ही नहीं है। बस यही है कि मेरा भाव शुरुआत से भाजपा में रहा है, मेरा समर्पण भाजपा में रहा है। उसको देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि अपने कार्यकर्ता को पुनः अपनी पार्टी में कार्य करने का अवसर पुनः प्रदान किया। सरकार लगातार काम कर रही है, हम योजनाओं पे आ जाते हैं अब। सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया था, लाखों रुपए की गौशालाएँ बनी, लेकिन आज भी गौ माता सड़कों पर है। ये प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था और निरंतर आगे भी चलने वाला है। अभी पुनः प्रदेश की सरकार विचार कर रही है और भी गौशालाओं का निर्माण प्रदेश में कराया जाएगा। और चूंकि ये समस्या सालों से चली आ रही है, एक साथ हम इसको 1 या 2 वर्ष में हल नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कई सारे प्रयास हैं कि गौ माता सड़कों पे ना रहें, उनको पर्याप्त खाने की, पर्याप्त चारे की व्यवस्था रहे। हर जगह आपने देखा होगा पहले व्यापार हुआ करता था, यहाँ से वहाँ भूसा ले जाने का कार्य करते थे। एक जी, जिले से दूसरे जिले में या दूसरे राज्यों में बेचने का काम किया जाता था। ये राज्य की सरकार ने बैन करके रखा है कि जो जहाँ का चारा है वहीं रहेगा, उसका जी। कहीं न कहीं विस्थापन नहीं हो सकेगा। और भी कई सारे प्रयास, चाहे जल के माध्यम से हो, चाहे आपने देखे होंगे बावड़ियों का निर्माण हो, चाहे पुनः तालाब गहरीकरण हो, मतलब जल से संबंधित कि कहीं पानी की, पेयजल की समस्या हमारे पशुओं को ना हो। तो सरकार काम कर रही है निरंतर। आने वाले समय में धीमे-धीमे इसमें सुधार आपको देखने को और भी मिलेगा। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी और एक अहम अभी हमने योजना। भी जिला पंचायत के माध्यम से कई सारे तालाबों का पुनः निर्माण एवं नवीन
तालाबों का निर्माण का भी कार्य किया, जिससे आने वाले समय में पेयजल की समस्या दूर होगी और मैं वहीं गौ आ रहा माता हूँ, आप को। जिला पंचायत से जुड़े, इसलिए ये सवाल भी जायज़ है। सरकार की बहुत भी महत्वाकांक्षी एक योजना थी, अमृत सरोवर, जो पिछले 15 अगस्त को शुरू हुई थी और 31 मई को उसका समापन होना है। हर जिले में मध्य प्रदेश के 75 तालाब बनाए जाने थे, जिनको अमृत सरोवर नाम दिया गया था। तो निवाड़ी में उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि टीकमगढ़ जिले में हमने सर्वे किया, अन्य जिले में, वहाँ तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। मतलब सरकार की जो योजना है, वो ज़ीरो टॉलरेंस की कंडीशन में है आज की परिस्थिति में। नहीं, कभी-कभी कहीं 19-20 कमी रह जाती है, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। अब हमारी निवाड़ी में चलिए, हम आपको दिखाएँगे कई सारी ग्राम पंचायतों में इतने अच्छे शानदार अमृत सरोवर तालाब बने हैं और आज भी उनके अंदर पानी है और बढ़िया पर्याप्त व्यवस्था है और कहीं न कहीं वो पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको मौके पर चलकर दिखा सकता हूँ। सभी जगह एक जैसी स्थिति नहीं होती, लेकिन हाँ, लगभग-लगभग बहुत अच्छी स्थिति है। अमृत सरोवर तालाब जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास था कि इसके माध्यम से कहीं न कहीं हम जल संरक्षण कर सकते हैं, जी। जल की आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं। तो उस दिशा में काम भी हुआ है और कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे पहले की अपेक्षा पानी की समस्याएँ इस बार कम है। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसी कई सारी ग्राम पंचायतें हैं निवाड़ी में जहाँ साढ़े 600 आवास एक-एक गाँव में मिले हैं। एक समय आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में गिने-चुने आवास आया करते थे। उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ करता था। कांग्रेस के नेतागण खुद ही कहते थे कि हम ₹100 भेजते हैं, ₹5 पहुँचते हैं गाँव तक। आज के समय में ₹1 का भ्रष्टाचार नहीं है। माननीय मोदी जी जो भी सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा भेजते हैं, वो हितग्राही के खाते में पहुँचता है और वो हितग्राही उस योजना का लाभ आज पूर्णतः ले पा रहा है। ये आप देख रहे होंगे अभी माननीय मोदी जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर रीवा में आए थे। वहाँ जी। पर भी उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से कई सारे आवास, कई सारी चीज़ों को स्वीकृत करने का कार्य किया है। कई सारे हितग्राहियों के खातों में पैसा पहुँचाने का काम हो। आपने देखा होगा आज मध्य प्रदेश में कितनी तेज़ी के साथ प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। हर एक गरीब को छत देने का काम सरकार ने किया है जी। और कहीं अगर अनियमितताएँ होती हैं तो हम लोग जाँच भी कराते हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी होती है। मैं टीकमगढ़ से आ रहा था, मैं ओरछा कई बार आया हूँ, आज भी आ रहा था। मैंने ये देखा कि बरसात का मौसम आने वाला है। पृथ्वीपुर के बाद से जो एक सिंगल मार्ग मिलता है, जो ओरछा तक आता है, पर्यटन नगरी ओरछा, देश भर में प्रख्यात है। देश की दूसरी अयोध्या कहा जाता है, लेकिन वो सिंगल सड़क है और उसके बगल की साइडें बड़ी ही खराब है। आप सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसलिए मैं सवाल इसलिए आपसे करना चाह रहा हूँ, बरसात का मौसम है, हर बरसात में वो पुल जो थे, जब निर्माण नहीं थे तो उस रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन इस बार अगर उन साइडों का काम नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर कई बड़े सड़क हादसे होने की संभावना है, तो आप इस पर क्या करेंगे? मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पूर्व में आपने देखा होगा कई सारी समस्याएँ आज़ादी से लेकर देश में आज तक थीं। जी। लेकिन सबसे ज़्यादा निराकरण अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी आपने देखा होगा जामनी का और बेतवा का पुल जी। बनकर कितने शानदार तरीके से आपके बीच में होगा। आपने शायद टीकमगढ़ से आते हुए उन पुलों पर भी जी, निकलने जी, में जी, जी। आभास किया होगा परिवर्तन। पहले उन पुलों से बसें गिर जाती थीं, कई सारे ऐसे दुर्घटनाएँ घट जाती थीं, लेकिन आज हमने इतनी बड़ी समस्या से निजात पाई है। कितने शानदार तरीके से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय नितिन गडकरी जी ने उनका लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया है। तो ऐसे ही आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से मुझे और भी ज्ञात हुआ है तो मुख्यमंत्री जी से फिर से पुनः निवेदन करेंगे कि चंदपुरा से लेके ओरछा तक की इस सड़क को डबल किया जाए, जी। जिससे आने वाले समय में इस समस्या से निजात मिल अभी सके। अभी तो उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो साइट्स हैं वो बरसात के पहले बन करेंगे जाएँ। हम लोग प्रयास पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और अधिकारियों को हम उसमें क्योंकि अभी आपकी जिला सरकार है तो पंचायत की सवा बैठक में हम स्वयं उसको एक बार चाहे वन विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, ये सब हमारे जिला पंचायत के अधीनस्थ विभाग हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसमें बैठक में इस विषय को रखेंगे कि कहीं न कहीं गड्ढों को भरने का काम तो हम कर सकें, जिससे कोई दुर्घटना वहाँ पर ना हो और आने वाले समय में उस रोड का डामरीकरण दोहरी सड़क के रूप में हो सके, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा कि खबर लगातार चल रही है, मध्य प्रदेश में सुर्खियाँ बनी हुई हैं, दीपक जोशी हों, आपके भैरव सिंह जी हों, ऐसे लगभग 6 नेता जो हैं वो कांग्रेस में जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कल कमलनाथ जी के साथ वो कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। तो आखिर वो क्या कारण है कि अगर इतने बड़े नेता सत्यनारायण सत्तन की भी हम बात करें, पूर्व विधायक जो इंदौर के हैं, वो भी जाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी हमारी पार्टी में हम लोगों को जो सिखाया जाता है वो होता है व्यक्ति, वो होती है पार्टी। व्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी। तो पार्टी जो भी निर्णय ले वो मानना चाहिए हर एक कार्यकर्ता को। माननीय दीपक जोशी जी को मंत्री बनाना हो तो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आदरणीय हमारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं नींव के पत्थर रहे कैलाश जोशी जी उनको मुख्यमंत्री बनाना हो तो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। इतना सब करने के बाद भी यदि कहीं कोई विषय रहता है तो वो उनका व्यक्तिगत विचार है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी
चुनाव आते हैं, कई सारे विषय आते हैं, तो ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, दीपक जोशी जी या कोई कांग्रेस में जाएँगे। कांग्रेस ज़रूर प्रयास कर रही है हमारे नेताओं पर, हमारे लोगों पर, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद के पास तो प्रत्याशी बचे नहीं हैं। चुनाव लड़ाने के लिए वो तो प्रत्याशियों के लिए परेशान है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। धन्यवाद आमिर जी आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जिनका बहुत कम समय में हमने पहले भी बताया कि बड़ा नाम हो गया है। इनकी राजनीति जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक छा रही है। तो इनसे हमने बात की। इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।